मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम फेट सिमुलेशंस को इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे और इस कॉन्सेप्ट को विजुअली देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या कर रही होती है। पिछले वीडियो में हमने डेरिवेटिव को देखा था कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब कि वक्त के साथ साथ जो चीज़ बदलती है वो कितनी मिकदार में बदलती है, वो हमें डेरिवेटिव बताता है। अगर आप अपनी दुनिया को देखें तो यहाँ पर हर चीज़ वक्त के साथ बदल रही है। टाइम के साथ हर चीज़, आपके मौसम बदल रहे हैं, आपकी मूवमेंट्स बदल रही हैं, आपकी लोकेशंस बदल रही हैं। अगर आप क्रिकेट में देखें तो एक दिन बैट्समैन एक स्कोर करता है और अगले दिन दूसरा स्कोर, फिर तीसरा स्कोर, चौथा स्कोर। तो जहाँ पर भी आप कोई भी चीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेयर करने की कोशिश करें, सिर्फ टाइम ही नहीं और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, यानी आप चेंज देखना चाहें कि ये चेंज कितनी हाई है, वहाँ पर आपको डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मसलन अगर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी क्या है, ये भी तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी पोजीशन की चेंज है, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह कितने कम टाइम या कितने ज़्यादा टाइम में पहुंचते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये आपकी वेलोसिटी है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखें जो रोज़ चेंज होती रहती हैं, जिसके जो पॉइंट्स हैं, इंडेक्स है, वो रोज़ चेंज होता रहता है। तो अगर हम वो चेंज को मेजर करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव वहाँ पर एप्लीकेबल होगा जहाँ पर आप किसी भी किस्म की चेंज को मेजर करना चाहते हैं, और जहाँ पर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा जहाँ पर आपको किसी चीज़ का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर मेजर करना है, वहाँ पर आप डेरिवेटिव लेंगे। और इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन जो है वो, उसको सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊँ तो वो एरिया अंडर द कर्व है। यानी हम सबसे पहले एक कर्व लेते हैं या एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है जी। ये मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे सिलेक्ट की। इसमें आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स, मुख्तलिफ फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ डेरिवेटिव की। और फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप उसका इंटीग्रल देखना है या डेरिवेटिव पार्ट जो है उसको देखना है। तो अब मैं एरिया मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ये जो लाइन थी उसको सिलेक्ट किया, और उसके बाद अब ये एक मेरे पास, मैं ज़रा स्केल सेट कर लूँ जी। अच्छा, अब आप देखें कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, यानी इस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन लेनी है। तो आपको इसकी इंटीग्रेशन ऐसी एक लाइन मिलेगी जो स्लोप जिसकी कुछ होगी। तो आप बड़े हैरान होंगे और ये देखेंगे कि ये लाइन कहाँ से आई। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये कहा कि एरिया जो है, इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर द कर्व या अंडर द फंक्शन है। ये आपके पास फंक्शन है, इसके अंडर एरिया कितना है, अगर आप ये देखें तो ये सारा इसके अंडर एरिया है। यहाँ पर ये सारा इसके अंडर का एरिया है। तो अगर मैं जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन करूँ, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करूँ, तो क्या होगा, ये सारा एरिया जो है मेरे पास आ जाएगा। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है वो A1 है, यानी आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी ये साइड जो है, मैं उसको कहता हूँ ये साइड जो है AX है, और उसकी जो वर्टिकल साइड है वो है AY है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, जिसको ये सारा एरिया जिसमें आता है, ये सारा एरिया जो आता है A1 है। तो A1 क्या होगा, A1 होगा AX मल्टीप्लाई बाय AY। एक सिंपल जो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो इस पॉइंट पे अगर एरिया अंडर द कर्व जो है वो A1 है, तो ये जो y इंटरसेप्ट होगा यहाँ पर ये देखें, ये जो पॉइंट होगा ये भी A1 होगा। ये A1 है।
अगर इस पॉइंट पे अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि शुरू से अगर हम करें और यहाँ तक जो एरिया है वो A2 है, और A2 डेफिनेटली A1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर अब A2 में ये एरिया भी आ गया, ये वाला एरिया भी आ गया, और A1 तो है ही है A2 का हिस्सा, क्योंकि यहाँ से 0 से लेके आपने ये सारा एरिया लेना है। तो A2 जो है वो डेफिनेटली A1 से बड़ा है। ये ग्रेटर देन का निशान है, ये ग्रेटर देन का निशान, ठीक है। तो A2 जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, ऊपर इंटीग्रेशन में A2 की वैल्यू यहाँ पर आएगी, और ये आपको नज़र भी आ रहा है कि ये डिस्टेंस जो है ये A2 है। वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है, ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है ये वाला, ये A2 है और ये A1 है। तो इस तरीके से अगर ये कर्व बड़ा होता जाएगा तो इसके अंडर जो एरिया वो तो और भी ज़्यादा होता जाएगा, तो हमारा इंटीग्रल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पर A3 है, यहाँ पर एरिया जो है अंडर द कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो से लेके यहाँ तक A3 कर्व एरिया है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा जो कि y एक्सिस के होगा, ये भी A3 होगा। ये जो y एक्सिस का पॉइंट है ये A3 होगा। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट्स प्लॉट करके ये लगा सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी बड़ी अहम है, और ये है कि हमने डेरिवेटिव में लिखा था कि जब हम लाइन का y इंटरसेप्ट यानी लाइन जो है ऊपर नीचे करते थे, फंक्शन को ऊपर नीचे लेके जाते थे, y इक्वल टू mx प्लस c, तो c को जब हम चेंज करते थे तो डेरिवेटिव पे कोई इफेक्ट नहीं होता था, डेरिवेटिव की वैल्यू उतनी रहती थी। क्या इंटीग्रेशन में भी ऐसे होगा? अभी देखते हैं। अगर मैं इसका c चेंज कर दूं, यानी y इंटरसेप्ट, ये वाला इंटरसेप्ट चेंज कर दूं, इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं या नीचे, तो आप देखें कि इंटीग्रेशन बढ़नी शुरू होगी। और इसकी वजह ये क्या है? उसकी वजह यह है कि अब A1 के अंडर एरिया जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि आपने ये साइड बढ़ा दी, ये ऊपर गया तो एरिया जो अंडर द कर्व है वो बढ़ना शुरू हो गया। हमारे पास A1 जो था, अगर सपोज यहाँ पर था, अगर A1 यहाँ पर था, तो अब A1 जो है ये सारा एरिया है, ये सारा एरिया है, ये A1, इस एरिया को आप कैलकुलेट करें, ये कितना एरिया है, और यहाँ पर एक पॉइंट बना दें A1, और आपको पता है कि अब आपका जो कर्व है यहाँ पर 0 एरिया है, तो ये तो आपको पता है, तो आपने A1 पॉइंट बना दिया और आप इनको मिला दें, तो आपके पास आपके इंटीग्रल आ गया यहाँ तक। इसी तरीके से A2 पॉइंट जो है, A2 पॉइंट जो है उसमें अगर मैं कलर और यूज़ कर लूँ, मैं ग्रीन कलर यूज़ कर लूँ, तो उसमें ये सारा एरिया है, ये एरिया भी है, ये एरिया भी है, ये भी है, यानी A1 का भी सारा एरिया है और A2 का भी सारा एरिया। तो ये A2 की जो भी वैल्यू आएगी, मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाके उसी एक्स पे, उसी एक्सिस पे A2 को ड्रा कर दूंगा, ठीक है जी। A2 की जितनी भी वैल्यू आएगी मैं उस पे एक पॉइंट बना दूंगा। ये देखिए, ये मैंने पॉइंट बना दिया A2 पे, तो अब क्या होगा, ये इससे मैं जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से मुझे आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरीके से अगर यहाँ पर A3 है तो मुझे A3 का पॉइंट भी नज़र मिल जाएगा, और वो मैं यहाँ पे ड्रा करके बना दूंगा। ये A3 आ गया। अब अगर ये लाइन मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या होगा कि एरिया अंडर द कर्व बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व है ये लाइन साइड मल्टीप्लाई बाय ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड है, जितनी भी जहाँ तक है। अगर ये साइड बढ़ जाती है, मतलब मैं ये कर्व यहाँ तक ले जाता हूँ, तो A1 भी बढ़ जाएगा। A1 बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि अब A1 जो है वो ये बन गया A1,
ठीक है ना, इतना कर्व, इसका एरिया सारा A1 है। तो अब A1 की वैल्यू ये तो नहीं रहेगी, A1 की वैल्यू तो कहीं ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी। तो क्या होगा, अब मेरी लाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ को जाना शुरू कर देगी। इसी तरीके से A2 भी बढ़ जाएगा अगर मैं, तो A2 भी कहीं ऊपर जाके आएगा। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको मूव करूँगा तो इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू चेंज होगी। डेरिवेटिव में वैल्यू चेंज नहीं होती थी, पर इंटीग्रल में ये वैल्यू चेंज होगी। तो अगर मैं इसको नेगेटिव साइड पे लेके जाऊँगा फिर क्या होगा, इंटीग्रल की स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो फंक्शन जो है उसका जितना भी एरिया होगा, इंटीग्रल की स्लोप जो है वो उसी तरीके से, अगर आप ये देखें तो इसको मैं एक और तरीके से भी बता सकता हूँ, और वो ये कि मैंने अभी आपको बताया कि हर जगह पर आपने एरिया कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपने लगा देना है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो कि बड़ा सिंपल है और आपको उससे भी काफ़ी आइडिया, बड़ा इजी है और बड़ा, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। अगर आप ये देखें कि ये जो y इंटरसेप्ट है, ये मैं इसको m कह देता हूँ, ये वाला y इंटरसेप्ट, ये वाला, तो जो इसका इंटीग्रल होगा ना, जो इसका इंटीग्रल होगा वो m स्लोप की एक लाइन होगी। क्योंकि m पॉजिटिव है तो वो जो इंटीग्रल होगा वो ये लाइन होगी, y = mx। जितनी ये हाइट होगी उतना ही m होगा। अगर मैं सपोज़ हाइट बढ़ा देता हूँ, यानी मेरा कर्व यहाँ पर चला जाता है, तो अब ये हाइट जो है ये m1 हो गई है, अब ये हाइट m1 हो गई है। तो अब क्या होगा, अब ये एरिया जो है यहाँ पर इसकी स्लोप जो है वो भी बढ़ जाएगी, ये m1 हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है m1 का, m1 जो है वो m से बड़ी स्लोप है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो सिंपल आप उसका y इंटरसेप्ट लें और उसकी स्ट्रेट लाइन बना दें। अगर सपोज़ मेरे पास नेगेटिव लाइन है, ये एक नेगेटिव लाइन है और ये -m पर इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को -m पे, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक लाइन जिसकी स्लोप क्या होगी, -m। तो एक मैंने आपको दो तरीके बताए, एक ये कि आप उसके अंडर एरिया अंडर द कर्व लें, ठीक है जी, इतने पॉइंट पे अगर आपने लेना है, इतने हिस्से का आपने कैलकुलेट करना है, इतने हिस्से का, तो आप क्या करें, इसका सारे का एरिया लें सबका, और वो जो भी एरिया बने उस पर एक पॉइंट बिल्कुल उसी एक्स एक्सिस पे लगाएं, एक्स एक्सिस में, और आपको पता लग जाएगा कि आपकी लाइन इस पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है नहीं, इस पॉइंट से गुजरेगी। फिर आप अगला इतना एरिया लें सबका, शुरू से लेके एंड तक, और फिर वहाँ पे पॉइंट लगाएं उसके बराबर, और आपको पता लगेगा कि लाइन यहाँ से जाएगी। और फिर आप ये एरिया लें और इसको देखें और फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएं। तो आप इस तरीके से भी इंटीग्रल ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपल सा कर्व है, सिंपल सा आपके पास फंक्शन है और वो एक स्ट्रेट लाइन, तो आप सिंपल देखें उसकी हाइट कितनी है, उसका वाई एक्सिस का पैरामीटर जो है उसकी हाइट कितनी है, और उस हाइट की स्लोप बना के y = mx स्लोप बना के एक लाइन ड्रॉ कर दें सीधी, ठीक है जी। अब आप कहेंगे इसका फ़र्क क्या है, इसका फ़र्क दोनों का ये है कि कुछ जगह पर आपको बिल्कुल ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको इतना सिंपल फंक्शन ही मिलेगा। मे भी आपको फंक्शन जो है वो मिले ऐसा, मैं इसको ड्रॉ यहाँ पे इस तरह करता हूँ, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ी सी बढ़ जाए, फिर थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है जी। ऐसा फंक्शन आपको दे दिया और आपको कहा जी इसका एरिया, इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करें। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका ये कि आप यहाँ पर इसकी स्लोप कैलकुलेट करें, इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है
स्लोप का मतलब सॉरी वाई इंटरसेप्ट आप कैलकुलेट करें तो ये m2 है और ये m3 है। तो फिर अब क्या करें, यहाँ से लेके बिल्कुल इस m1 की एक लाइन लगा दें, ये मैंने m1 की लाइन लगा दी, ठीक है। और फिर इससे लेके यहाँ के बीच में, इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में m2 स्लोप की एक लाइन लगाए। अब m2 जो है वो m1 से बड़ा है, तो ये थोड़ी सी लाइन ऐसे होगी, ये थोड़ी सी लाइन ऊपर नहीं, ये थोड़ी सी ऐसे होगी और ये ज़्यादा स्लोप की बन जाएगी। और m3 जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये थोड़ी सी ऐसे लाइन होगी, ये स्लोप m1 होगी, ये m2 होगी, और ये जो सबसे ज़्यादा स्लोप है ये m3 होगी। तो आप इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये आप स्लोप से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो ये है जो हमने पहले बात की, और वो ये कि अगर मैंने ऐसा कर्व बना दिया है, इस तरह का मेरे पास एक कर्व है, ठीक है नहीं, तो आप क्या करें, पहले इसका एरिया निकाल, इतना एरिया निकालें। इसका एरिया आपके पास आ गया m1। आप बिल्कुल इसके ऊपर जाएं, यहाँ पर वही पॉइंट लगाएं और यहाँ से m1 के बराबर एक लाइन लगा दें, वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप अब यहाँ पे पहुँच जाएं और ये सारा एरिया निकालना है, यानी m1 भी आएगा बीच में और नया एरिया भी आ जाएगा। तो ये जो टोटल एरिया इतना बन जाएगा, ये m2 बन जाएगा। मैं इसको m2 कह देता हूँ टोटल इस, तो m2 m1 से बड़ा है, तो आपके पास ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। और फिर आप पूरे इसका एरिया निकाल लें, सबका, या इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये सारा एरिया टोटल इस शेप का m3 आ जाएगा। तो m3 और भी ऊपर चला जाएगा। मेरी स्क्रीन ख़त्म हो गई है और मैं, तो अब क्या करें, आप इन पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है जी। जब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपके पास इंटीग्रल जो है वो निकल जाएगा आगे, क्योंकि फंक्शन नहीं है तो उसका इंटीग्रल जो है वो 0 है। तो ये दो तरीके हैं इंटीग्रल जो है उसको मालूम करने के। अब मैं आपको मुख्तलिफ इंटीग्रल्स जो है वो दिखाता हूँ, और मैंने आपको ये भी बताया कि इंटीग्रल जो है उसका अगर फंक्शन का वाई इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है तो इंटीग्रल जो है उसकी स्लोप जो है वो चेंज होगी। तो अगर मैं इसकी हाइट कम करूँगा फंक्शन की, तो इंटीग्रल की स्लोप जो है वो कम हो जाएगी। अगर इसकी हाइट 0 हो जाएगी तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और अगर इसकी हाइट माइनस में जाएगी तो इंटीग्रल जो है वो भी माइनस की स्लोप का, यानी नेगेटिव स्लोप का एक लाइन जो है बन जाएगी। और अगर इसकी हाइट पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव स्लोप की एक क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। तो अब हम ये करते हैं, मुख्तलिफ कर्व्स का इंटीग्रल जो है वो देखते हैं। तो ये एक मेरे पास बेल शेप कर्व है। अब क्या करना है, इंटीग्रल क्या करता है, इंटीग्रल सिंपल ये करता है कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो निकालता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर कर्व के नीचे कम एरिया है, तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी वैल्यू है। अगर मैं इस पॉइंट को लूँ, इसको मैं लूँ, तो इसके अंदर एरिया बढ़ गया है। तो आपको यहाँ पर देखें एरिया बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं इसको हाफ ले लूँ तो इसके अंदर एरिया जो है वो और बढ़ता जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखें, इसके अंदर जो भी एरिया वो यहाँ पे वैल्यू आ रही है। यानी पहले मेरे पास m1 था, सपोज़ ये मैंने m1 कर दिया, ये m2 है, तो m2 जो है होगी m2 की, अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो m2 की स्लोप भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे m1 की स्लोप मिल जाएगी, यहाँ पर m1 की स्लोप मिल जाएगी। अब क्या हुआ जी, अब ये हुआ कि आपके पास ये जो है एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व यहाँ पर आ गया। तो आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम आ गया, ठीक है।
मैक्सिमम जो है आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ गया। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास मैक्सिमम हाइट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम जो हाइट है वो आ गई, और उसके बाद अब ये क्या होगा, अब ये सेम रहेगा, क्योंकि आपके पास इससे आगे जो एरिया है वो ज़ीरो हो चुका है, पर एरिया अंडर द कर्व जो है वो ये तो रहेगा। तो आपके पास इंटीग्रल जो है वो मैक्सिमम जो है वो रहेगा। ये सारा का सारा इसके अंदर जितना कर्व है वो आपके पास रहेगा। अगर कर्व जो है यहाँ तक स्लोप जो है जितनी रहेगी वो आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देता रहेगा। तो हमने ये देखा था कि किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया आता है वो उसका इंटीग्रल होता है। यहाँ पर हमने वो चीज़ देख भी ली। अब मैं एक और ठीक है जी। अच्छा, अब इसको सिंपल देखते हैं कि इसके अंडर जितना एरिया है वो कैलकुलेट करें हम, और उतनी ही आपके पास ये जो लाइन है उसकी हाइट आ जाएगी। मैं अब एक और ड्रॉ करता हूँ, उसमें भी आपको यही चीज़ जो है वो नज़र आएगी। आप देखें, जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा इस पॉइंट पे, मैं यहाँ पे ग्रिड जो है कर्सर जो है, तो देखें इस कर्सर से लेफ़्ट साइड पे जितना एरिया है, जितना भी एरिया है वो यहाँ पर आप पॉइंट बना लें और उसको ज्वाइन कर दें। तो जब मैं इसको यहाँ से लूँगा, देखें अब ब्लू लाइन देखनी है, अब नीचे एरिया बढ़ रहा है तो आपका ऊपर का इंटीग्रल का कर्व भी ऊपर जा रहा है, नीचे एरिया बढ़ रहा है, कर्व जा रहा है, नीचे एरिया बढ़ रहा है, कर्व जा रहा है, अब और एरिया बढ़ रहा है तो कर्व ऊपर जाता जा रहा है, जाता है। यहाँ तक मैक्सिमम एरिया बढ़ सकता था, यहाँ तक मैक्सिमम एरिया बढ़ सकता था। तो आपका जो कर्व है अब वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ उतना ही रहेगा, क्योंकि उससे पीछे एरिया जो है अब आगे एरिया चेंज नहीं हो रहा। अब हम एक और कर्व लेते हैं। अब आप देखें इसमें भी वही चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है। आपके पास यहाँ पर देखें स्लोप भी उसकी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर आके एरिया जो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास वही वैल्यू जो है वो रहेगी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इस लाइन की स्लोप जो है, इस लाइन की हाइट 0 हो गई, तो यहाँ पे स्लोप भी 0 होगी, इस पॉइंट पे स्लोप भी 0 होगी, इस पॉइंट पे यहाँ पे m जो है वो हाइट 0 है, तो यहाँ पर स्लोप भी लाइन की 0 होगी। जो हमने पहले कॉन्सेप्ट जो बनाया था, दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो पैरेलल में ठीक चल रहे हैं कि एरिया भी आपको नज़र आ रहा है कि एरिया यहाँ तक बढ़ा और फिर उतना। और अगर आप लाइन की स्लोप देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आपके पास देखिए, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, उसको भी हम आगे लेके जाके देखेंगे। और मैं अब एक काम करता हूँ, वो ये कि मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ, तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये एरिया भी आना शुरू हो गया। अब देखिए ना, पहले ये एरिया नहीं था, इस लाइन के नीचे एरिया 0 था। आप ये देखें, सिर्फ इस कर्व का एरिया था, और जैसे मैंने इस कर्व को थोड़ा सा ऊपर किया तो अब आपको नज़र आएगा ये एरिया भी आ गया, तो आपका इंटीग्रल बढ़ना शुरू हो गया। और इस कर्व को मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊँ तो देखें इंटीग्रल और बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये एरिया भी आना शुरू हो गया, ये एरिया भी आना शुरू हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होगा, और वो क्या होगा, आप देखें कि आपके पास एरिया जो है यहाँ पर नेगेटिव एरिया है, यहाँ पर नेगेटिव एरिया है, 0 से कम है ना, नेगेटिव एरिया है। एरिया के वैसे यूनिट्स नहीं होते, पर मैं सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव एरिया है, ठीक है जी। अच्छा, जब मैं इसको और नीचे लेते जाऊँगा इस पॉइंट पे, ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपके पास
ऐसे वाइप कर सकते हैं। फिर मैं इसके ऊपर ही बता देता हूँ, और ये कि ये जो आपके पास, इसका मुझे कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपके पास एरिया है ये नेगेटिव एरिया है, क्योंकि ये 0 से नीचे आ रहा है, तो आपके पास नेगेटिव एरिया बन गया। और ये जो एरिया है ये पॉजिटिव है। तो अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन करनी है, यानी तो अब क्या होगा, ये सारा एरिया सम होगा। ठीक है जी, ये सारा एरिया सम होगा। तो यहाँ पर ये एरिया नेगेटिव था और ये एरिया पॉजिटिव था। तो जब ये एरिया दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनका सम क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास क्या आया यहाँ पे, 0। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ये नेगेटिव एरिया है, इसका सम कुछ होगा, मसलन इसका सम है -m1। तो यहाँ पर मैं एक लाइन बनाऊँगा नीचे, और उस पर उसकी जो हाइट होगी नीचे को वो -m1 होगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास एरिया है ये नेगेटिव है, यहाँ पे पूरा एरिया ये सारा नेगेटिव एरिया है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर मैक्सिमम आपके पास नेगेटिव जो है हाइट आई है इंटीग्रेशन की। पर जैसे कर्व पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव एरिया। तो जब हम इनको ऐड करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, तो ये नेगेटिव एरिया और ये पॉजिटिव एरिया, तो इनका इफेक्ट कैंसिल होना शुरू हो गया, तो इसलिए कर्व इंटीग्रेशन कम होनी शुरू होगी वैल्यू। और इस लेवल पर आके क्या हुआ कि आपके पास जो ये सारा एरिया था पॉजिटिव और नेगेटिव वो 0 हो गया, ऐड हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे गए तो क्या हुआ, अब ये पॉजिटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, तो आपके पास पॉजिटिव साइड पे इंटीग्रेशन जाना शुरू हो गया। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या हुआ, फिर ये नीचे चला गया, ये यहाँ से कर्व ये नीचे चला गया, 0 लाइन ऊपर रह गई, तो ये एरिया फिर नेगेटिव हुआ। तो क्या हुआ कि यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे आपने मेजर किया एरिया, तो वो थोड़ा सा, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव एरिया था, ये भी नेगेटिव एरिया था, तो थोड़ा सा पॉजिटिव आपको पॉइंट वैल्यू मिल गई। पर अब नेगेटिव एरिया बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये तो थ्रू आउट नेगेटिव ही चलेगा, तो आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती नेगेटिव साइड पे चली जाएगी। मेरे ख्याल में आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा कि किसी भी जगह पर हम जब इंटीग्रेशन लेते हैं, किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे इंटीग्रेशन लेता हूँ, इस पॉइंट से, तो जितना भी 0 से लेके उस पॉइंट तक एरिया बनता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया को ऐड करके वो वैल्यू इंटीग्रेशन के उस पॉइंट की, फंक्शन के उस पॉइंट की बन जाएगी। तो ये एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन थी। और अगर मैं इसको 0 पे ले जाऊँ तो अब आप देखेंगे कि 0 पर तो सिर्फ इसमें पॉजिटिव एरिया ही रहेगा, नेगेटिव एरिया तो है ही नहीं अब इसमें, इसलिए एरिया यहाँ तक 0 है और पॉजिटिव एरिया में ये ऊपर चला गया। अब हम देखते हैं एक साइनोसॉइड को। साइनोसॉइड जो है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा लें, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे चला गया, इसको दोबारा करते हैं। तो अब आप देखें कि साइनोसॉइड जो है उसका हमने बात की थी, हम इसका जब भी पीरियोडिक सिग्नल होता है तो उसके एक साइकिल का एरिया लेते हैं। पीरियोडिक सिग्नल के एक साइकिल का एरिया होगा, ये एरिया ऐसे नहीं होगा कि आप सब साइनोसॉइड का इकट्ठा ले लें, इसके एक साइकिल का एरिया होगा। तो मैं इसका एक साइकिल ले लेता हूँ, मतलब मैं यहाँ से, हमने बात की थी 2 ट्रफ, यहाँ से मैं इसका एरिया लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें इसका, अब हमने यहाँ पे किया, तो अगर मैं यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करूँ हाफ साइकिल पे, बल्कि क्वार्टर साइकिल पे, 1/4 साइकिल एक पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक करूँ तो क्या होगा, मेरे पास पॉजिटिव एरिया आएगा। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर, तो आपको पॉजिटिव एरिया मिल रहा है। ठीक है जी, ये पोर्शन है, ये इतना सा पोर्शन पॉजिटिव एरिया मिला। अब क्या हुआ, अब जब यहाँ पर गए और आपने इसको इंटीग्रेट किया, तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया बराबर हो गए।
ठीक है जी। तो आपने देखा कि ये पहले इंटीग्रेशन बढ़ी और फिर क्या हुआ, नेगेटिव एरिया शुरू हुआ, ये कम होनी शुरू हो गई और फिर ये ज़ीरो हो गई। देखें यहाँ पर ज़ीरो हो गई। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अगर हम यहाँ तक इंटीग्रेट करें इसको, यहाँ तक इंटीग्रेट, तो अब पॉजिटिव हाफ है और नेगेटिव पूरा साइकिल है। तो नेगेटिव साइड पर आपको साइनस इंटीग्रेशन की वैल्यूज नज़र आएंगी। रहेगी ये साइनोसाइड, इतना बन गया देखें। और उसके बाद अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमने पॉजिटिव साइड जो है इतने इंटरवल पे इसको इंटीग्रेट किया। तो जब मैंने इतने, अब ये क्या, ये पॉजिटिव है, पर क्योंकि ये दो हाफ साइकिल पॉजिटिव है और एक फुल साइकिल नेगेटिव है, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इस पॉइंट पे ज़ीरो आएगी। अब देखें ऐसा ऐसा ये ज़ीरो की तरफ जाना शुरू हो गया। तो जब हमने एक पूरा साइकिल साइनोसाइड का इंटीग्रेट किया तो हमें रिज़ल्ट में भी एक साइनोसाइड ही मिला, पर वो साइनोसाइड जो है उसमें और इस साइनोसाइड में थोड़ा सा डिले है, यानी शिफ्टेड साइनोसाइड है, पर एक्चुअली जो शक्ल है वो बिल्कुल साइनोसाइड की है और वो आपको पता चला। और दूसरी बात यह है कि पीरियोडिक सिग्नल को हमेशा एक साइकिल पर इंटीग्रेट करते हैं, मुख्तलिफ साइकिल्स पर, क्योंकि वो उसके बाद वैसा ही रिज़ल्ट हमें दोबारा मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हम उनको ज़ीरो से लेके एक्स तक, एक्स एक हमेशा साइकिल होते, साइकिल की वैल्यू होती है साइक्लिक फंक्शन में, उस पर इंटीग्रेट करते हैं। उनको ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक हम इंटीग्रेट नहीं करते बजाय। तो आखिर में मैं एक छोटा सा अपना एक छोटा सा फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन को हम देखेंगे कि वो फंक्शन कैसे, देखें ये उसकी इंटीग्रेशन है। अब इस इंटीग्रेशन को मैंने काम करना, तो मैं नेगेटिव एरिया में चला गया। जब इसके बराबर ही एक, अब देखें ये नेगेटिव इंटीग्रेशन, इसका मतलब कि नेगेटिव साइड का एरिया जो है वो बड़ा है पॉजिटिव साइड से। अब मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा ज़ीरो करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितना पॉजिटिव एरिया है, अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो इस कर्व के अगेंस्ट अगर मैं इंटीग्रेशन का इंटरवल जो है, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, अगर आप इंटीग्रेशन का इंटरवल जो है वो सिर्फ इतना लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन की, तो फिर तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ तक करेंगे तो फिर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और यहाँ तक आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया है, पॉजिटिव है, पर यहाँ पर एरिया नेगेटिव होना शुरू हो गया। पर ये एरिया जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा इस पॉइंट पे, तो वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, फिर हमारे पास और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो ये वैल्यू कुछ और कम होगी, और इन द एंड क्या हुआ कि नेगेटिव जो है एरिया वो बढ़ गया, तो हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर नेगेटिव एरिया देखें बढ़ गया बिल्कुल। उसके बाद ये आपका फंक्शन जो फिर पॉजिटिव जाना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पर अगर मैंने यहाँ इस पॉइंट पर एरिया कैलकुलेट किया, तो ये एरिया माइनस ये एरिया प्लस ये एरिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दी। ये वर्टिकल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, ये हम वर्टिकल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। और यहाँ पर आके दोनों एरियाज़ के, यानी जितना पॉजिटिव एरिया होता है नेगेटिव एरिया, तो मेरे पास ज़ीरो आ गया, ठीक है ना। नेट एरिया अंडर द कर्व जो है वो ज़ीरो है। तो अगर मैं इस यहाँ से लेके
यहाँ तक इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी और फिर ये वैल्यू आएगी। तो ये जो इंटीग्रेशन का इंटरवल है, यानी कि 0 से लेके और x, तो मैंने आपको ये x बताया कि अगर आपका x ये है, ये आपका x है, तो आपको इंटीग्रेशन 0 मिलेगी। आप उसको प्लॉट कर रहे हैं। अगर आपका x इतना है तो आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू कुछ माइनस में मिलेगी। अगर आपका x इतना है तो आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा माइनस में मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपका x चेंज होता जाता है तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज होती रहेंगी, और उसको फिर आप जब प्लॉट करेंगे, उसको x के रेफरेंस से जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको उस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है, क्योंकि आप देखें आपके पास जो फंक्शन है वो भी फंक्शन ऑफ x है, ठीक है जी। तो आप जब इसको गोया कि ये x जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पर आप जब इसको प्लॉट करेंगे इस x के रिलेटेड तो आपको ये पूरा का पूरा कर्व जो है, जिसको आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने डॉट्स लगा दिए, बस अब आपने इसको ऐसे मिलाना है और आप इस कर्व को एस्टिमेट कर लेंगे। तो हम जो विजुअली होते हैं इंटीग्रेशंस होती हैं उसमें हम इस तरह कर्व को एस्टिमेट करते हैं मुख्तलिफ डॉट्स पे, ठीक है, मुख्तलिफ टाइमलाइंस पे उनकी इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, उनके एरिया अंडर द कर्व मालूम करते हैं, उनको प्लॉट करते हैं और फिर वो उन डॉट्स को मिला देते हैं। तो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन का फंक्शन जो है, इंटीग्रल जो है वो उसका आ जाता है। तो ये हमारे पास था सारा एरिया से रिलेटेड जितना भी आज हमने डिस्कस करना था। उम्मीद है कि आपको एरिया जो है वो अब विजुअली समझ आ गया होगा।